cineinc.com। सिने पॉडकास्ट हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच। नमस्कार, मेरा नाम अचला शर्मा है। सुनिए सिने पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी। इस सीरीज में हम ब्रिटेन में रहने वाले कुछ जाने माने हिंदी कहानीकारों की कहानियां पेश कर रहे हैं। आज मिलिए ब्रिटेन की एक और कहानीकार से। नाम है अरुणा सबरवाल। अरुणा सबरवाल ने लगभग 1 दशक पहले ही कहानी लिखना शुरू किया, वो भी तब जब उन्होंने ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में कहानी लेखन की एक वर्कशॉप में हिस्सा लिया। और जब उनकी पहली कहानी वे 4 पराठे भारत की साहित्यिक पत्रिका नया ज्ञानोदय में प्रकाशित हुई और खूब सराही गई, तब से अरुणा सबरवाल की लेखन यात्रा सही मायनों में शुरू हुई। इससे पहले अरुणा के जीवन की संघर्ष यात्रा की कहानी का जिक्र जरूरी है। विदेश आकर अकेले अपने दम पर बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहीं और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की। उन्होंने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से बीए और बीएड किया और फिर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन। रोचक बात यह है कि पोस्ट ग्रेजुएशन अरुणा और उनकी बेटी ने एक ही यूनिवर्सिटी से एक क्लास में बैठकर साथ साथ किया। ब्रिटेन के विभिन्न स्कूलों में 25 वर्षों तक पढ़ाने के बाद अब अरुणा सबरवाल लेखन में ही जुड़ी रहती हैं। चित्रकला का शौक पहले से है तो कभी कभी कैनवस को भी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती हैं। उनकी कहानियों के 3 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वे ब्रिटेन की साहित्यिक गतिविधियों में शामिल रहती हैं और भारत में होने वाले साहित्यिक आयोजनों में भी हिस्सा लेती हैं। तो सुनिए अरुणा सबरवाल से उनकी कहानी उडारी, जिसे सुनकर मेरी तरह शायद आप भी यही गीत गुनगुनाने लगें कि आज फिर जीने की तमन्ना है। I can't believe this. Oh my God. Thank you and thank you. वे हैरान थी, घटनाक्रम को समझ नहीं पा रही थी। शब्द बिना किसी तारतम्य के जैसे बहे जा रहे थे। वे खुशी को रोक नहीं पा रही थी, पर सवाल यह था कि खुशी बांटे किसके साथ? कौन है उसका इतना अपना जिस पर विश्वास किया जा सके? एक बार देख तो लिया था इसका अंजाम। मुश्किल से ही मिलता है विश्वसनीय मित्र। आजकल तो हर इंसान मुखौटों के पीछे छिपा रहता है। कौन मित्र कौन नहीं, जैसा कोई संबंध ही नहीं रहा। छोड़ो इसे। वे खुश थी। वे खुश थी कि उसके मन में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। हैरान थी कि क्या सचमुच वो सच था जो उसके कानों ने सुना था। अगर सच था तो दिमाग क्यों नहीं मानने को तैयार। क्षण भर के लिए वे आनंद मग्न हो हवा में उड़ने लगी। डर भी रही थी कि अगर किसी ने सुन लिया तो पल भर में उसकी खुशी का दाह संस्कार हो जाएगा। खुशियों का तो क्या, उसके भी चिथड़े चिथड़े कर दिए जाएंगे। उसने इधर उधर हर कमरे में झांक कर देखा, कहीं भी कोई नहीं था। फिर अपनी ही इस हरकत पर लज्जाते बड़बड़ाने लगी। बेवकूफ़ कहीं की। लंदन में दीवारों के कान होते हैं क्या? क्यों घबरा जाती हो? छोटी छोटी खुशी सी क्यों नकारती रहती हो इन्हें? तुम्हारा भी तो हक है खुश होने का, अपने जीवन में रंग भरने का। उठो उठो, स्वागत करो खुशियों का। अब जीवन रह ही कितना गया है। एक बार फिर उसका मन वही बातें सुनने को किया जो अभी अभी उसने सुनी थी। उसने फ़ोन उठाया, डायल करने लगी। न जाने क्या सोचकर रख दिया। रह रह कर उसके कानों में वही शब्द गूंजने लगे जो अभी अभी उसने सुने थे। समझ नहीं आता किस रिश्ते से तुम्हें संबोधित करूं। उस दिन इतनी सादगी में भी तुम आगे नहीं कहूँगा,
अगर कह दिया तो ब्लश करने लगोगी। देखो ना, अभी भी शर्म से तुम्हारा चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होता जा रहा है। इतना सोचते ही वे लज्जाई, मुस्कुराई और मन ही मन में आनंदित हो उठी। हैरान थी कि उन्हें कैसे पता लग गया कि वे शर्म से गुलाबी होती जा रही है। लैंडलाइन फोन पर तो कैमरा नहीं होता, अच्छा ही है जो नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग का बटन होता तो अच्छा होता, बार बार वही बात सुन तो लेती। इससे तो बचपन ही अच्छा था, जीवन इतना जटिल तो न था। ये टेक्स्ट, ईमेल, फेसबुक तथा व्हाट्सएप का चक्कर ही था नहीं। उस प्रेम पत्र को एक बार क्या 1000 बार पढ़ने में भी जितनी मन में गुदगुदी होती थी, आनंद आता था, उतनी मिलने में नहीं। जब चाहो पढ़ लो, पर चोरी चोरी। घर में किसी के सामने पढ़ना मानो मौत को निमंत्रण देना। या फिर कॉलेज से छुट्टी। कॉलेज से छुट्टी का मतलब तुम्हारी आज़ादी पर ताला। आज़ादी पर ताला समझो तुम्हारी प्रेम कहानी का दी एंड। कई बार तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती थी, विशेष रूप से अगर तुम्हारे आस पड़ोस वालों की पैनी नज़र तुम पर पड़ गई हो तो। इसीलिए सभी चाहने वालों का फिल्म देखने के बहाने थिएटर में 3 घंटे बैठना अच्छा लगता था। बेशक मध्यांतर में जरूर तलवार की तेज धार गर्दन पर लटकी रहती थी। एक थिएटर ही ऐसी जगह थी जहां प्यार से देखने के साथ साथ एक दूसरे के हाथ पकड़ने का तोहफा जरूर मिल जाता था। बड़ी विकट स्थिति थी जब तक घर नहीं पहुंच जाते थे। पर हाँ, उसकी एक चचेरी बहन बहुत बहादुर थी। वे निधड़क सी सभी के सामने किताब पढ़ने की ओट में अपने प्रेम पत्र पढ़कर उसे कायरता का एहसास दिलाती थी, किंतु वे इतना जोखिम नहीं ले सकती थी। उसका तो कोई और ही ठिकाना था। वही घर का 3/5 फुट का सबसे छोटा कमरा, वही जहाँ केवल सुबह सुबह ही चहलकदमी होती थी। उसके उपरांत अक्षुब्ध एकांत, मेरा मतलब शांति, जहाँ भय बिन बैठकर बार बार पत्र पढ़ा जा सकता था। मुश्किल ये थी कि अंग्रेजी सिस्टम तो था ही नहीं। ठंडे ठंडे फर्श पर बैठकर ही काम चलाना पड़ता था। अब ये मत पूछना पत्र रखती कहाँ थी, शर्म आती है। इसे राज ही रहने दो तो ठीक रहेगा। हाँ, हजारों बार पत्र पढ़कर रट तो जाता ही था। 3 दशक के अंतराल के पश्चात किसी ने आज फिर से उसका हृदय द्वार खटखटाया और प्रशंसाओं का घड़ा उड़ेलते गए। यकायक स्तब्ध और निशब्द हुई वे। कुछ पल लगे संभलने में, फिर भी उसकी बातों का यकीन कौन करे, मगर फिर भी आत्मविभोर हो उठी थी वह। भागी तुरंत आईने की ओर। सोचा कि आईना तो झूठ नहीं बोलता। मन कुछ और कह रहा था, आईना कुछ और दिखा रहा था। आईना समझा रहा था कि राधिका, अब तुम 16 वर्ष की किशोरी नहीं, 61 वर्ष की परिपक्व प्रौढ़ महिला हो। 61 का सोचते ही उसके प्रत्यक्ष स्कूल के इतिहास की अध्यापिका मिसेस डाबर का चेहरा घूमने लगा। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती मांस की थैलियां, आंखों के नीचे काले काले गोल चक्कर और शरीर जैसे तारकोल का ड्रम, सब उन्हें ओल्ड मेड कहकर पुकारते थे। यह सोचकर उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने एक बार फिर चश्मा लगाकर देखा तो सांस में सांस आई। फिर सोचा, हाँ फेशियल तो बनता है, पर आज तक तो कभी फेशियल तो क्या ब्यूटी पार्लर तक नहीं गई, तो अब क्यों? अब ना तो फेंकने को पैसा ही है और ना ही समय। वैसे भी इन बातों में उसका कभी झुकाव रहा ही नहीं। वे तो सोचती है जो हूँ सो हूँ, फेशियल नहीं तो एक टॉप ही नया ले लेती हूँ, उसने सोचा। फिर ध्यान आया कि उस दिन तो लिए थे 3 टॉप मॉनसून की सेल से। फोन की घंटी बजी।
ए राधिका, हाय, जन्मदिन मुबारक हो, सहेली कांति ने कहा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा जन्मदिन है। वो तो भूलना ही था, सठिया जो गई हो। ये बात याद दिलानी जरूरी थी क्या? तेरा कौन सा दूर है? देखना मैं कैसे जले पर नमक डालूंगी, जतला जतला कर। अगर याद न दिलाती तो लंच का बहाना क्या ढूंढती? इतना तो बनता है, कल मैं खाली हूँ। स्टैनमोर कैसा रहेगा? पर कल मैं खाली नहीं हूँ, अगले हफ्ते किसी दिन, राधिका ने टालते हुए कहा। ठीक है, बता देना, मेरा मोबाइल बज रहा है, बाय। कांति की बात सुनकर राधिका आकाश से नीचे उतर आई। सठियाने शब्द ने उसे कठोर धरातल पर ला खड़ा किया। इस उम्र में क्या सूझी है, वे भी एक पंजाबी के साथ। गुजराती क्या सभी मर गए थे? गुजराती समाज क्या कहेगा? नानी दादी बन गई है, अब तो इश्क विश्क का नहीं, भगवान का नाम लेने का समय है। क्या उदाहरण दे रही है दामाद और बहू को? बदनाम हो जाएगी। ये सोचकर वे असमंजस में पड़ गई। उसे गुजराती होने पर क्रोध आने लगा। बड़बड़ाई, ये गज्जू बिना कितने खड़ूस और तंगदिल होते हैं, न जीना जानते हैं न जीने देते हैं। मन ही मन बुदबुदाई, सोच ले राधिका रानी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मना किया जा सकता है। पर क्यों? उसने खुद से सवाल किया। उम्र भर अकेली ही अहम से अहम फैसले लेती आई हो, इस छोटे से फैसले में इतनी दुविधा क्यों? तूने खुद ही तो खींची है ये लकीरें, सीमाएं। अगर खींच सकती है तो मिटा भी सकती है, यही सही वक्त है। वैसे भी दोनों एक दूसरे से अजनबी तो हो नहीं, पिछले 2 दशक से एक दूसरे के अकेलेपन को छूते तो आ रहे हो, किंतु कदम रखने से डर क्यों? आज अगर दोनों में से एक ने पहल कर दी तो अच्छा ही क्या? तुम्हें तो खुद खुश होना चाहिए। ये वही शख्स है जिससे अनेकों औरतें मेल जोल बढ़ाने को तरसती हैं। तरसे भी क्यों ना? एक्स आर्मी ऑफिसर, सांवला, सलोना, जिसकी तीखी तीखी मूछें, मोटी मोटी आंखें जो हर समय बोलती रहती हैं। एक जिंदा दिल मस्त इंसान जो अपने शिष्ट व्यवहार से बात बात पर किसी को भी अपना बनाने का हुनर जानता है। अगर वही दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो हिचकिचाहट कैसी? उम्र भर तो गंभीरता और व्यस्तता का कवच चढ़ाए रखा, अब तो टूटेगा ही टूटेगा। ये सब बंदिशें भारतीय औरतों के लिए ही क्यों? अंग्रेजों की कितनी अच्छी सोच है, ओनली लिव वंस, जियो और जीने दो। यही है प्रदर्शन मंच, यहाँ दूसरा अवसर नहीं मिलने वाला। खुशियों को ठुकराओगी तो दोबारा पास नहीं फटकेंगी। उसके भीतर गहरे से आवाज उठी, जाऊंगी जाऊंगी जरूर जाऊंगी। उसने मेरे भीतर की औरत को दोबारा जीवित किया है, आत्मविश्वास को उभारने का निरंतर प्रयास किया है। पति की मृत्यु के पश्चात समाज की लकीरों पर चलते चलते मेरा अस्तित्व ही कहीं गुम हो गया था। फिर आजकल के बच्चों की सोच संकुचित नहीं है। दरअसल अपनी व्यस्तता के कारण उनके पास समय भी नहीं है। वे अपने माँ बाप को बस खुश देखना चाहते हैं। वैसे मेरे बच्चे भी कई बार संकेत दे चुके हैं। अभी पिछले सप्ताह की बात है, बेटी कह रही थी, माँ मैं जानती हूँ लंदन में सर्दियों की शामें कितनी लंबी और अकेली होती हैं। अच्छा हो अगर आप भी कोई मित्र या साथी ढूंढ लें। मैं और भैया अपनी व्यस्तता के कारण ना तो आपके साथ रह सकते हैं और ना ही साथ का एहसास दे पाते हैं। कितनी समझदारी की बात कह गई थी बेटी। क्यों इतना सोच रही हूँ? आदमी और औरत की दोस्ती का एक ही अर्थ क्यों निकाला जाता है? वह भी इस उम्र में। रिश्ता दोस्ती का भी तो हो सकता है, जिसमें ना कोई लालसा, ना जोर, ना जबरदस्ती। एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होते हुए भी स्वतंत्र अस्तित्व रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ और सोचना, दोस्ती को संकुचित करना होगा। मेरे विचार से तो पुरुषों के भी सिद्धांत होते होंगे, सीमाएं होती होंगी, नहीं तो इतना प्रभावशाली व्यक्ति अकेला क्यों? उसे तो जवान से जवान औरतों ने सराहा होगा, दिल छिड़कने को तैयार होंगी, बेशक एक बार फ्लर्ट करने को ही सही।
अपने ही हक में दलीलें देते देते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह के सूरज की एक तिरछी फांक ने कमरे में खेलते खेलते उसे जगा डाला। कुरमुरी सुबह थी, एक ताजगी भरी सुबह जिसकी सुगंध ने उसके रोम रोम को पुलकित कर दिया। उसने गहरी सांस लेते अंगड़ाई ली, फिर रजाई में मुंह डालकर ख्यालों में गुम हो गई। अचानक अलार्म ने कहा, उठो राधिका उठो। घर की दिनचर्या में ऐसी जुटी कि जब घड़ी देखी तो शाम के 4 बज गए थे। उसे चिंता होने लगी, तैयार भी होना था। अब उसके सामने एक शाश्वत सत्य मुंह बाएं खड़ा था। हम औरतों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि अलमारी बेशक कपड़ों से भरी हो, किंतु जब कहीं जाने का प्रश्न उठता है तो उनके पास पहनने को कोई कपड़ा ही नहीं होता। उसने अलमारी खोली, टॉप निकाल ही रही थी कि मानसून का बैग नीचे गिर गया। वह उसे रखकर भूल चुकी थी। उसने उसमें से कुल 7 टॉप निकाले और पलंग पर बिछा दिए। अब दुविधा थी कौन सा पहना जाए। यही सोचकर कि इसे पहनकर जमीन में थोड़े ही धंसना है, उसने गुलाबी टॉप निकाल दिया। समस्या वहीं की वहीं खड़ी थी। एकाएक याद आया कि बचपन में ऐसी छोटी छोटी दुविधाओं का समाधान कितनी आसानी से निकल जाता था। बस हो गई चालू, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो 80 90 पूरे 100 वगैरह वगैरह। अंत में केवल 2 टॉप ही रह गए, एक गहरा नीला, दूसरा हल्का हरा। अभी भी उसका मन खुश न था। अक्कड़ बक्कड़ ने पूरी समस्या हल नहीं की थी। उसे तो ये देखना था कि उस पर कौन सा अधिक फबेगा, किसको पहनकर उसका चेहरा गुलाबी तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि एक बार शर्माने लग गई तो चेहरा तो लाल होगा ही होगा, जुबान भी तालू से चिपक जाएगी। उसने एक एक करके सभी टॉप पहनने शुरू कर दिए। कपड़े तैयार करते करते 6 बज गए। 7 बजे का समय था। अफरा तफरी मच गई। एक उलझन सुलझी न थी कि अब बालों ने समस्या खड़ी कर दी। ऊपर बांधूं या खुले छोड़ूं। फिर ध्यान आया, बहुत दिन पहले क्लब में पंजाबी बाबू ने कहा था, खुले बालों में तुम अपनी बेटी की बड़ी बहन लगती हो। खुले बाल ही ठीक रहेंगे। पंजाबी से 2-3 वर्ष बड़े होने का अंतर भी छिप जाएगा। वैसे इसका बोध तो उसे ही है, पंजाबी को कहाँ परवाह। सोचा जाए तो ये कोई समस्या भी नहीं। तैयार होते होते 6:45 बज चुके थे। निकलते वक्त एक बार फिर उसने आदमकद आईने में अपनी पूरी छवि देखी। एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की ओर बढ़ने ही लगी थी कि एक बार फिर उसका मन डावाडोल होने लगा। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसने सामने पड़े गुलदस्ते में से एक गुलाब का फूल निकाला। एक एक पंखुड़ी तोड़ते हाँ या ना, हाँ या ना में उत्तर ढूंढने लगी। फिर दिमाग में आया, इतनी अनिश्चय की स्थिति में तो पहले कभी नहीं फंसी। क्यों उलझती रहती है बेकार की इन बातों में, उलझे धागों सी। फिर सुलझाने में समय बिता देती है। पल भर को उसे लगा कहीं वे अपने मृत पति के साथ विश्वासघात तो नहीं कर रही। इसके उत्तर में उसने अपनी माँ की बात को याद किया जो मरते वक्त उसने कही थी, राधिका बेटा, बीते पलों से इतना मोह मत रखना कि वर्तमान को गले न लगा सको। वर्तमान में जीना सीखो। एक दिन खुशी का जी लो, वही बहुत है। 7 बजने को 5 मिनट थे। बाहर अभी उजाला था। अब वे तैयार थी इस जोखिम के लिए। उसने आईना देखा। आंखों का रंग भी बदला बदला था। लज्जा गई। इस वक्त वे अपने आप को 61 की नहीं 16 वर्ष की किशोरी महसूस कर रही थी। वही फुर्ती, वही उत्साह, वही उमंग न जाने उसमें कहाँ से आ गई। वे आज़ाद पंछी की तरह उड़ने को बेताब थी। उस क्षण उसके सब मूल बोध बिखर गए। आस्थाएं छिटक गईं। आंतरिक बंधन तार तार हो गए। उसने घर की खिड़कियां, ताले और गैस चेक किए। गहरी सांस ली। अपना बैग उठाया। दरवाज़ा खोला। पहला कदम बाहर रखा। ठिठकी। फिर मुस्कुराई। दरवाज़ा बंद कर निकल पड़ी। आज उसके लब गुनगुना रहे थे।
उडारी। अभी आप अरुणा सबरवाल से उनकी कहानी सुन रहे थे। यह कहानी उनके जिस संग्रह में शामिल है उसका शीर्षक भी उडारी है। इस पुस्तक को अयन प्रकाशन ने छापा है। उडारी के अलावा अरुणा के 2 और कहानी संग्रह छप चुके हैं, कहा अनकहा और वे 4 पराठे। अरुणा सबरवाल का 4था कहानी संग्रह शीघ्र ही आने वाला है। सिनेंग पॉडकास्ट की सीरीज आपको कैसी लग रही है, हमें अपनी राय जरूर लिखिए। पता है post@sineng.com। अचला शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। sineng.com। ये थी सिनेंग पॉडकास्ट की प्रस्तुति। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें विश्वास है कि आप वास्तव में गंभीर किस्म के श्रोता हैं। तो बस हिंदी और उर्दू के सभी तरह के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप शौक से सिनेंग का दामन थाम लीजिए। हम पॉडकास्ट के तकरीबन सभी मशहूर प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी। और अगर आप हमारे सभी रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्रामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आइए sineng.com, sineng.com। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया और राय भी लिख सकते हैं post@sineng.com। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए post@sineng.com। सिनेंग पॉडकास्ट, हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच।